लास्ट क्लास में जो करवाया था उसमें डाउट है किसी को? मैम थर्ड क्वेश्चन में वो जो प्रैक्टिस असाइनमेंट था उसके क्वेश्चंस में दिव्यांशी? यस मैम। ठीक है। एक बार थोड़ा सा फ्रिक्शन करते हैं फिर उसके एंड में लेंगे, ठीक है? यस मैम। स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है सबकी? मैम अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, ठीक है। तो क्या मतलब बताया था मैंने माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक का लास्ट क्लास में? मैक्रोस्कोप मैम जो कि मतलब बाहर से ही दिख जाए, जो बड़ी चीजों को देखने के लिए, और माइक्रोस्कोप जो छोटी चीजों को देखने के लिए। जो छोटी चीजों को, माइक्रोस्कोपिक चीजें कैसे दिखती है हमें? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से। तब फ्रिक्शन का मैक्रोस्कोपिक व्यू समझ। तो हमें क्या लगता है, यहाँ पे दो सरफेसेस है, ऊपर वाला और नीचे वाला, और इन दोनों के सरफेसेस पे क्या है, फ्रिक्शन मतलब कुछ ना कुछ रफनेस, मतलब क्या अजीब से ऐसे सरफेस है उबड़ खाबड़ सा, ठीक है, रफनेस। अब होता क्या है, ये जो एटम है, एटम होता है हर चीज में। गुड इवनिंग मैम। यस मैम। गुड इवनिंग। अभी एटम्स इन दोनों सरफेस ही, क्योंकि अजीब सा रफ सरफेस है, ये क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। जैसे अगर आप फिंगर्स वैसे लॉक कर दोगे, ऐसे ही यहाँ पे एटम्स एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। तो हमें ऊपर से देखेंगे तो हमें एटम्स तो नहीं दिख रहे हैं, पर हमें क्या दिखेगा, ये वाला जो रफ सरफेस है और ये वाला रफ सरफेस। तो ये दोनों के आपस में कुछ इंटरेक्शन करते हैं, और वो कब होता है, जब ये दोनों कांटेक्ट में। जब तक कांटेक्ट में नहीं होगा हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, कोई भी कांटेक्ट फोर्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब कोई समझा सकता है क्या होता है? जिसमें दोनों फील्ड हो। दोनों ही फील्ड हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और फोर्स की अगर हम बात करें, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो और मैग्नेटिक फोर्स भी हो, ठीक है, वो ये दोनों फोर्सेस होने चाहिए। अब हमारे पास क्या है, जैसे ही दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, ये फोर्स प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे पे, जो है फ्रिक्शन के तौर पे दिखता है। अब माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में क्या लगता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है और एक सरफेस पे रखा। अब आप ध्यान से देख सकते हो, जैसे मान लो कि हमारे पास ऊपर वाला सरफेस कुछ ऐसा है, अजीब सा, और नीचे वाला कुछ ऐसा है। तो अब आप सोचो, अगर मान लो गुड ये एक इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नवप्रीत। अब मान लो ये दोनों कांटेक्ट में, तो कुछ ऐसा होगा कि ऊपर वाला ये जो अजीब सा सरफेस है, इसके अंदर ये नीचे वाला फंस जाएगा। यस मैम। मैम तो जैसे ही ये फंस गया, तो उसके बाद क्या होगा, जब कोई फंसी हुई चीज है उसको निकालने के लिए हमें दम लगाना पड़ेगा। जैसे अगर किसी रोड पे बहुत सारे गड्ढे हैं, उस रोड पे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हर गड्ढे में से निकालने के लिए हमें और ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, पर स्मूथ रोड पे इजीली मूव कर। तो क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों सरफेस, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये एक दूसरे में से लॉक हो जाते हैं, जैसे फिंगर्स को लॉक कर सकते हैं हम लोग, यस मैम। बिल्कुल यस मैम। ऐसे। और ये जो इंटरलॉकिंग होती है, उसके कारण क्या होता है, हमें फ्रिक्शन मिलता है। तो इंटरलॉकिंग जो होती है दोनों इरेगुलर सरफेस के कारण, इरेगुलर मतलब स्मूथ नहीं है, उसके अंदर कभी ज्यादा बड़ा गड्ढा है, कभी छोटा गड्ढा है, तो उसके बीच में जब दोनों सरफेस में इरेगुलरिटीज होती हैं, उसके कारण हमें फ्रिक्शन। फिर यहाँ पे है एक और टाइप, वो है कोल्ड वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपके पास कोई दो चीजें, ये ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला, और आपने क्या किया, इनका सरफेस रफ है,
अजीब सा है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे, ऐसे कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पर ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपस में कांटेक्ट बनाते हैं। अब तो जब बाकी पूरी जगह कहीं कांटेक्ट नहीं, छोटी सी जगह में कांटेक्ट, तो यहाँ पे एरिया तो बहुत स्मॉल हो गया, पर फोर्सेस पूरे ऊपर वाले का लगता है, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। जैसे एरिया ही स्मॉल हो गया, तो हमारे पास प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं जो स्मॉल एरिया में होते हैं, पर वो कांटेक्ट बनाते हैं दो सरफेस के बीच में जब वो रुके हुए, तो यहाँ पे इतने ज्यादा प्रेशर के कारण एक बॉन्ड बन जाता है दोनों में, कि भाई ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टेबल हो जाएंगे। जैसे अगर आप दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करो, वो जो हल्का हल्का पॉइंट होता है जहां से वो जुड़ रहे होते हैं, वहीं से वो स्टेबल हो पाते हैं। यस मैम। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां से कॉन्टैक्ट बने, वहां पे ये दोनों सरफेस स्टेबल हो जाते हैं और बॉन्ड बन जाती है। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए ताकत लगती है। यस मैम। यस मैम। तो इस केस में ये जो बॉन्ड्स बन गए हैं, यही हमारे पास फ्रिक्शन का काम करते हैं। तो हमारे पास दो सरफेस जब कांटेक्ट में होते हैं तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट टच करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं कांटेक्ट पॉइंट्स, विच लीड्स टू फ्रिक्शन। इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अब हमारे पास फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मोशन में नहीं होगा। मोशन नहीं होगा। और काइनेटिक का मतलब मोशन 100% होगा। तो जब दो चीजें रुकी हुई होती है, जब जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दोनों चीजों का रुका हुआ होना मतलब ऊपर वाला भी रुका हुआ है और नीचे वाला। पर जब दोनों में से कोई भी एक मूव कर रहा है, चाहे ऊपर वाला मूव कर रहा है नीचे वाला, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं काइनेटिक। अब आपके हिसाब से कौन से ज्यादा होता है, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक। क्यों ज्यादा होगा स्टैटिक? क्योंकि इसके लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वही पूछ रही हूँ, क्यों ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? मैम क्योंकि ये अंदर धंसा हुआ होगा। बिल्कुल, हाँ करेक्ट। यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में धस चुके हैं, फंसे हुए हैं बिल्कुल। काइनेटिक में क्या है, वो उस धसे हुए जो अंदर होल था, जो अंदर गड्ढे थे, उसमें से निकल चुका है। अब उसे हर बार क्या करना है, ये पूरा गड्ढा पार नहीं करना है, ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे पार करना है। तो उसे अभी भी दम तो लगाना पड़ेगा, पर स्टैटिक से कम लगाना पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे गाड़ी कोई रुकी हुई, आपको धक्का देना है उसे, तो जब वो धक्का देना स्टार्ट करोगे तब तो इतना ज्यादा दम लगता है, पर जैसे ही गाड़ी मोशन में हो जाए तो कम दम लगता है। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल वही। किसी चीज को चलाना मुश्किल होता है और उसको चलाते रहना आसान। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, हमारे पास हमें ये समझना है मोशन कहाँ हो सकता है अगर हम उसे फ्री छोड़। जैसे अगर मैं इंक्लाइन सरफेस पे यहाँ पे ऊपर एक ब्लॉक रखती हूँ, तो नॉर्मली मोशन तो नीचे की तरफ ही होगा, अपने आप ऊपर तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक वाला। जैसे यहाँ पे अगर ये एनिमल ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मोशन तो ये होगा ना कि ये नीचे की तरफ गिरे। अगर ये रुका हुआ है, मान लो यहाँ पे ये बंदा रुका हुआ है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ऊपर की तरफ, ताकि वो नीचे जाने को रोक सके। और यहाँ लेफ्ट साइड में हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, तो फ्रिक्शन हमें अपोजिट डायरेक्शन। तो जिस भी डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, उसी डायरेक्शन में हमें फ्रिक्शन मिलेगा। इसमें किसी को डाउट है तो वो बता दो। नो मैम। नो मैम। अब डायरेक्शन हमने ऑलरेडी देख ली, जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो सकता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। जैसे अगर यहाँ पे एक बॉल लटकी हुई है, ठीक है, लटकी हुई नहीं है बेसिकली, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, असली में पॉसिबल नहीं। ये बॉल एक हवा में मैंने रोकी हुई है मैजिक कर, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें, ये बॉल तो नीचे आने की कोशिश करेगी, पर ये नीचे नहीं आ पा रही है, तो मतलब फ्रिक्शन क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। क्लियर हुआ है ये सबको? यस मैम। यस मैम। इट्स ओके सिल्की।
अब हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन को समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक लिया और उसका जो वेट है वो mg डाउनवर्ड हो गया और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। इसमें किसी को डाउट है जो बनाया है mg और n? नो मैम। No, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शीतल। अब ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं राइट साइड को मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो ये काइनेटिक का केस है तो मोशन होना जरूरी है। यहाँ पे मान लेते हैं वो राइट साइड जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को रोकना चाहता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन की। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे म्यू की, तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट आता है म्यू और उस कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक के केस में हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक के केस में यही म्यू स्टैटिक वाला हो जाता है। तो यहाँ पे म्यू के लिखा होता है, म्यू एस लिखा होता है, उससे समझना होता है कि ये है हमारे पास काइनेटिक वाला केस और ये हमारे पास स्टैटिक वाला केस। इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है तो म्यू इनटू एन। अब डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन समझते हैं। उसमें हमें ये नहीं देखना कि भाई मोशन कहाँ हो सकता है, मोशन जहां पे हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे। जैसे ये ब्लॉक जब हमने यहाँ इस सरफेस पे रखा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। सेकंड वाले केस में ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तब ये नहीं सोचना कि भाई ब्लॉक तो नीचे आना चाहिए, नहीं, जिस भी डायरेक्शन में जैसे ऊपर की तरफ मोशन लग रहा है तो अब भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगेगा। ये क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. और एक और पॉइंट, जो फ्रिक्शन जब भी हम बनाते हैं ये हमेशा टैंजेंशियल लगता है, मतलब सरफेस के साथ में से लगता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली लगेगा, इधर लगेगा, टेढ़ा लगेगा, नहीं। ये जो डायरेक्शन कि अगर इस सरफेस पे यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट है तो उसके साथ से बना। अगर वो ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने इंक्लाइन सरफेस रखा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कांटेक्ट, तो यहीं पर हमें फ्रिक्शन मिलेगा। ये क्लियर हुआ? यस मैम। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया और एक बुक ली, यहाँ पे भी वही सेम पेपर और बुक ली पर दोनों का साइज बदल। अब आप बताओ किसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगे, फर्स्ट वाले केस में? सेकंड वाले। सेकंड वाले में। सब सेकंड बोल रहे हैं? Ma'am, first में. फर्स्ट में। हमारे पास जब भी दो सेम सब्सटेंस है कि ऊपर वाला यहाँ पे भी पी था और यहाँ पे भी पी है, नीचे वाला यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि कितना एरिया है कांटेक्ट में। हमारे पास मैटर क्या करता है कि सब्सटेंस कौन सा है। इन दोनों ही केस में जो म्यू की वैल्यू है वो सेम आएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू it only depends on nature of surfaces and is independent of area of contact. ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. फिर काइनेटिक की बात है तो मतलब मोशन तो है ही। अब यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड, कि वो धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। मान लेते हैं एक केस में वो 10 स्पीड से चल रहा है, एक केस में वो 20 की स्पीड से चल रहा है, तो इन दोनों ही केस में म्यू की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मतलब एक बार एक गाड़ी को धक्का मिल गया है तो उसके बाद उसे सेम ही फ्रिक्शन मिलेगा, चाहे वो धीरे चले तेज चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फ्रिक्शन मिलेगा। पर कंडीशन ये काइनेटिक वाली है,
स्टैटिक से काइनेटिक नहीं, सिर्फ काइनेटिक की बात कर। इसमें किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बताना है। एक बार वो वाली जो इस ब्लॉक पे लग रहा है ग्राउंड के पास, ये फर्स्ट पार्ट में पूछा है। और सेकंड पार्ट में हमें बतानी है जो ग्राउंड पे लग रही है ब्लॉक के कारण, दोनों के ऊपर कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसकी डायरेक्शन बतानी है। ये क्लियर हुआ है सबको? क्या बताना है? यस मैम। यस मैम। तो मैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप सोच के बताना कि मेरे पास ये दो सरफेसेस है, मैं डायरेक्शंस बनाती हूँ 1 2 3 4। ये 1 2 फर्स्ट वाले के लिए है एंड 3 एंड 4 सेकंड पार्ट के लिए। किस तरफ लगेगा फ्रिक्शन आपको सोच के बता। 1 और 3 की तरफ। ओके, एक बार देख लेते हैं सब लोगों का। 1 और 4। कि हमारे पास 2 ऑप्शन आए हैं। चलो बाकी लोग भी कोई आंसर करना चाहते हैं? मैम 2 और 4। 2 और 4। ठीक है, सारे आंसर्स आ गए, सब सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया आप लोगों ने यहाँ पे। कौन सा होना चाहिए करेक्ट आंसर? चलो पहले ये देखते हैं जो ब्लॉक लगा रहा है, सॉरी जो ग्राउंड लगा रहा है ब्लॉक पे, तो ब्लॉक तो राइट साइड मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, यस मैम। तो ये ग्राउंड जाएगा कि नहीं? ये ब्लॉक ना मूव करे, उसे रोकने की कोशिश करेगा। यस मैम। तो रोकने की कोशिश के लिए तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 2 में होगा। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं जो ग्राउंड पे लग रहा है इस ब्लॉक के कारण। अब देखो ब्लॉक अगर आगे जा रहा है 5 की स्पीड से, तो इसको ऐसा लगेगा ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है 5 की स्पीड से, यस मैम। यस मैम। है ना? ऐसा ही लगेगा। हमें यहाँ पे रिलेटिव मोशन देखना होगा कि इसके हिसाब से दूसरे वाला कहाँ जा, तो ये 1 kg वाले के हिसाब से दूसरे वाला पीछे की तरफ जा रहा है और 5 की स्पीड से, तो ये जो ब्लॉक है ये इस ग्राउंड को जाने से रोकेगा, तो ये फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा, मतलब 3। 3 वाले केस। ये क्लियर हुआ है सबको? यस यस मैम। मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑल सरफेसेस आर शोन इन द फिगर आर रफ। हमें फ्रिक्शनल फोर्स बनाना है ए एंड बी पे, किधर लगेगा? ए पे भी लगेगा, बी पे भी लगेगा। ए पे बी के कारण लगेगा, बी पे 2 चीजों के कारण लगेगा, वो ए से भी कांटेक्ट में है और ग्राउंड से भी। तो मैं फिर से 2 मिनट देती हूँ। डायरेक्शंस बनाई हैं ये ए वाले के लिए 1 2 और बी वाले पे 2 लग रहे, 3 4 5 6। कोई बता सकता है ए वाले के लिए? 2। ए 2 वाले के लिए 3 2 और बी वाले के लिए 3 और 6। तो अब समझते हैं इसको। मैंने क्या बताया था, कौन सा मोशन देखना है? रिलेटिव मोशन देखना है। मैम बी वाले के लिए 4 और 5। बी वाले के लिए 4 और 5। तो हम मैम देखते हैं। 3 और 4। ठीक है, ए वाले के लिए क्या होगा जिसने 4 एंड 5 बोला? मैम 2। ए वाले के लिए 2। तो ए वाले का सबका गलत है, अब उसे समझते हैं गलत चीज। हमें यहाँ पे रिलेटिव मोशन देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ए तो मूव कर रहा है 10 से, पर बी मूव कर रहा है 20 से।
तो हमारे पास फ्रिक्शन कौन लगाएगा, बी वाला। यस मैम। Yes, ma'am. तो हमें देखना है कि बी की वेलोसिटी क्या होगी ए के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये देखो। तो ये होता है वी बी माइनस वी ए, यही होता है। यस मैम। मैम तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से तो आएगी 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं देखूं ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, कि बी को क्या लग रहा है ए कैसे मूव कर, तो वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू 10 माइनस 20 माइनस। 10। अब हमारे पास पहले केस में ए के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो बी को देखना है कि भाई ए कैसे मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट केस में यूज करें, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ये आ गया -10, इसका मतलब क्या है, बी क्योंकि तेज चल रहा था तो उसको ऐसा लगेगा कि ए पीछे की तरफ आ रहा है इसमें, और 10 की स्पीड से, ऐसे ही लगेगा माइनस के कारण। यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। आगे। आगे. आगे की ये तरफ। हमारे पास करेक्ट डायरेक्शन। अब मैं आपको सोचने का टाइम देती हूँ कि बी पे जो फ्रिक्शन लगेगा ए के कारण, वो किधर लगेगा, 3 या 4? 4। Ma'am, 4. 4 पे लगेगा, क्योंकि बी, अब ए देखेगा बी को, तो ए के लिए अभी भी बी पॉजिटिव 10 से आगे की तरफ जाना, तो ए कोशिश करेगा कि बी को रोक सके, तो वो 4 की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। ये क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. अब लास्ट पार्ट में ग्राउंड लगा रहा है बी पे, तो ग्राउंड के हिसाब से तो बी आगे की तरफ जा रहा है 20 की स्पीड से, यस मैम। Yes, ma'am. है ना। यस मैम। तो ग्राउंड कहाँ लगाएगा फ्रिक्शन, 6 की पीछे की तरफ 6। 6 की तरफ। वही ग्राउंड तो रेस्ट पे था, तो ग्राउंड के हिसाब से क्या हुआ, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे, तो 20 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 20। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने जो भी फ्रिक्शन बनाए थे, मैं चाहती तो ए पे ही बना सकती थी 1 2 3 4 सारे, पर ये 3 एंड 4 बी पे लगने थे, इसलिए बी के सरफेस के ऊपर बनाए। और जब हम ए वाले की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले सरफेस पे बनाया, और ग्राउंड वाले की बात कर रहे हैं तो नीचे वाले सरफेस पे, एक जगह पे दोनों मत बनाना, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में और पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब बदलते रहना। जो बदलता रहता है। रेजिस्टिव, जो ना बदले। बदलता भी और ना भी बदलता है, ऐसा होता है। रेजिस्टिव का मतलब क्या होता है, रोकना। रोकना, वेरी गुड। जैसे हमारे पास करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन बदलने वाला वो फोर्स है जो मोशन को रोकना चाहता है। ये क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो, उसको समझने के लिए हमारे पास मान लेते हैं एक गाड़ी है, आप उसके ऊपर हल्का सा धक्का लगा दो, क्या वो मूव करेगी, बिल्कुल हल्का लगाए। नो No, मैम। ma'am. थोड़ा और करोगे, नो मैम। अब बहुत ज्यादा कर रहे हो तो मूव करेगी। Yes, ma'am. मैम। तो मतलब हर ऑब्जेक्ट की एक लिमिट है कि वो वहां तक रुका रहेगा, उसके बाद वो मोशन में आ जाएगा। तो एक लिमिट तक तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसके बाद क्या होता है, कौन सा लगता है, काइनेटिक वाला लगता है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जैसे ही वो मोशन पे आया उस केस में काइनेटिक वाला लगता है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉक्स है, उसकी लिमिट है 4 न्यूटन, कि 4 न्यूटन तक वो नहीं मूव करेगी। जैसे 4 न्यूटन लगाया हम लिमिट पे पहुंचे, तो अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रही तो क्या वो मूव करेगा? नो मैम। No, ma'am. पर मैंने तो 1 न्यूटन फोर्स लगा दिया, मतलब ये 1 न्यूटन कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. मैम। तो और हमें पता है अगर फोर्स होता है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होना चाहिए।
और यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। इसीलिए इस 1 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ से एक और एक्स्ट्रा 1 न्यूटन लगता है। ये समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. ताकि टोटल फोर्स 0 हो जाए। और ये 1 न्यूटन और कुछ नहीं, हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अब अगर मैं 2 न्यूटन लगा रही हूँ तो कितना लगेगा? 2 न्यूटन फ्रिक्शन। 2, 3 न्यूटन। 3 3 न्यूटन Newton friction. पर 4 लगा दिया तो मोशन। Motion. मोशन। तभी आप सोचो, 4 न्यूटन लगा रही हूँ तो फ्रिक्शन 4 मिलेगा या इससे कम मिलेगा? 4 ही मिलेगा। 4 ही मिलेगा। और अगर 4.1 लगाया तो कितना मिलेगा? 4.1 ही। अगर हमेशा ही जितना हम लगा रहे हैं उतना मिलता रहेगा, तो क्या कोई ऑब्जेक्ट कभी मूव करेगा? नो मैम। नो मैम। तो जब तक हम स्टैटिक वाले फ्रिक्शन की लिमिट तक ना पहुंच जाए, जब तक तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाता है कि हमने 1 लगाया 1 मिलेगा, 2 लगाया 2 मिलेगा, 3 लगाया 3 मिलेगा। पर जैसे ही हम लिमिट से ऊपर हो गए 4.1, तो भाई वो अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं लगा सकते। वो तब भी मैक्सिमम 4 न्यूटन ही लगा सकता है। जो बचा हुआ 0.1 न्यूटन का फोर्स बच गया है, उसके कारण हमारा मोशन स्टार्ट हो। ये समझ आया? यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो उसकी लिमिट तो 4 न्यूटन थी, और जब हम 1 न्यूटन लगा रहे थे तो सिर्फ 1 ही लगाता है। ऐसे नहीं कि वो 4 लगाएगा, तब 2 लगा रहे तो तब भी 2 ही लगा, क्योंकि उससे ज्यादा लगाएगा तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ भागने लग जाएगा। यस मैम। और ये कब तक होता है? जब तक कि एक वो थ्रेशोल्ड वैल्यू पे ना पहुंच जाए। थ्रेशोल्ड का मतलब समझो, थ्रेशोल्ड एक बेसिकली मिनिमम चीज चाहिए होती है हमें कुछ चीजें करने के लिए। जैसे आप फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड करंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसका मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम करंट, या यहाँ पे मिनिमम फोर्स या मैक्सिमम फोर्स, दोनों किस्म। तो जब तक हम उस मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचेंगे, यहाँ तक हमें इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन मिलता है। उसके बाद जैसे ही मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचे, जो ऑब्जेक्ट है वो स्लिप करना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. तो हमारे पास क्या हो रहा है? देखो, हम जितना फोर्स लगा रहे हैं हमें उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स मिलता जा रहा है। अब जितना ज्यादा कोई हेवी ऑब्जेक्ट होगा हमें उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसमें उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होता है। तो उसकी लिमिट उतनी ऊपर है, हमें और ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो मूव करता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो No, मैम। ma'am. मैम। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमारे पास क्या हुआ, ये दो सरफेसेस थे, डाउनवर्ड वेट हो गया mg, अपवर्ड रिएक्शन नॉर्मल। और अब हमारे पास मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो वाला फोर्स। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। और ये हमारे पास क्या है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें फ्रिक्शन मिल रहा है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, नो ma'am. मैम। नो मैम। अब देखो, जब तक हमारे पास उस लिमिट तक नहीं पहुंचे थे, क्या मोशन स्टार्ट हो रहा था? कुछ नो मैम। No, ma'am. मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा। पर जैसे ही हम लिमिट पे पहुंचते हैं तो हमारे पास तब हल्का हल्का मोशन स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए, तो स्लाइडिंग बिगिन हो जाती है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की, जो लिमिट है, उसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसको हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जिसपे क्या होता है, ऑब्जेक्ट बस हल्का हल्का स्लाइड करने लग गया है, उससे थोड़े से ज्यादा में प्रॉपर मोशन हो जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब जैसे काइनेटिक के केस में था, ऐसे यहाँ पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी डायरेक्टली डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो फिर से म्यू आता है, पर अब ये म्यू स्टैटिक वाला है, काइनेटिक वाला नहीं है।
वहां पे था कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक की जगह अगर लिमिटिंग भी लिखा हो तो भी सेम ही चीज। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। No, ma'am. अब हमारे पास यहाँ पे 3 केस। मान लेते हैं मेरे पास 10 न्यूटन की लिमिट थी। अब मैंने पहले केस में क्या किया, 8 न्यूटन लगाया। क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नो मैम। नहीं करेगा ऑब्जेक्ट मूव। हमारे पास क्या हुआ, हमने एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम लिमिट से कम लगाया तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, रेस्ट किया। और अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास स्टैटिक आ गया। फिर हमने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस केस में, दोनों का बराबर। तो इस केस में क्या है, हल्का सा स्लिपिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मिल रहा है। तीसरे केस में मैंने 10.2 लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लिमिट से ज्यादा हो गया, तब हमारे पास प्रॉपर मोशन स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है। और इस केस में स्टैटिक नहीं मिल रहा है, स्टैटिक मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे काइनेटिक वाला फ्रिक्शन मिल रहा है। तो लास्ट केस हमारा काइनेटिक था, सेकेंड वाला हमारा लिमिटिंग था, और फर्स्ट वाला हमारा स्टैटिक था। जैसे अगर आपके हाथ पे, आप मान लो एक बारी में 10 बुक्स पकड़ सकते हो, एक रख दी, 2 रख दी, 3 रख दी, 10 पे क्या होगा, हल्का हल्का आपके हाथ कांपने लग जाएंगे, यस थक मैम। जाओगे। और उससे ज्यादा जैसे रखोगे सारे बुक्स गिर जाएंगे। तो हमारे पास वो लिमिट जब हल्का हल्का वाइब्रेशन या स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है, वो होती है जब इक्वल वैल्यू आ जाए, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग केस। और उससे ज्यादा जैसी होगा वो काइनेटिक केस हो जाए। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. आप इस ग्राफ को समझते, हमारे पास क्या होता है, जो स्टैटिक वाला केस है, हमें पता है हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई इंक्रीज करते जा रहे हैं, उतनी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है, पर एक लिमिट तक इंक्रीज होती है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। और आपने बोला था मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को धक्का कम लगाना पड़ता है, दम कम लगाना पड़ता है। यस मैम। Yes, ma'am. जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, फ्रिक्शन कम होती है। और अब एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है हम फोर्स 1 न्यूटन लगा रहे, 2 लगा रहे, 20 लगा रहे, 25 लगा रहे, ऑब्जेक्ट को सेम ही काइनेटिक फ्रिक्शन मिलता है। मतलब अगर गाड़ी तेज चल रही है, धीरे चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो रोड फ्रिक्शन लगा रहा था वो फिक्स है, इतना ही फ्रिक्शन दे सकते, उसकी लिमिट है भाई, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो आप चाहे तेज चलाओ धीरे चलाओ, सेम काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और हमारे पास स्टैटिक हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू काइनेटिक, क्योंकि मोशन स्टार्ट करना मुश्किल होता है और उसे बनाए रखना इजी होता है। और इसको फिनोमेना वाइज समझ सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग के केस में, स्टैटिक वाले केस में इंटरलॉक भी होता है, और जब एक दूसरे पे रुके रहते हैं तो वो कोल्ड वेल्डिंग वाला केस भी होता है। पर काइनेटिक के केस में जब वो एक दूसरे पे रुके हुए ही नहीं है तो वैसे बॉन्ड नहीं बनाएंगे प्रॉपर। यस मैम। तो उस केस में इंटरलॉकिंग तो हो जाती है, कभी कभी हल्का हल्का फंस जाता है, वो भी प्रॉपर नहीं होता। पर कोल्ड वेल्डिंग होने का तो चांस ही नहीं मिलता है कि बॉन्ड्स बन जाए। तो हमारे पास ज्यादा रोकने के प्रोसेसेस जो है वो स्टैटिक वाले में है, काइनेटिक वाले में कम। इसीलिए जो स्टैटिक वाला फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है काइनेटिक से, और F इक्वल्स टू म्यू एन होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही होता है, एन दोनों में होता है। और म्यू जो है एक बार स्टैटिक वाला आता है, एक बार काइनेटिक वाला। अब क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक वाला ज्यादा है, तो मतलब म्यू स्टैटिक वाला ज्यादा है काइनेटिक वाले से। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अब हमारे पास आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, उसका वेट डाउनवर्ड mg और नॉर्मल रिएक्शन n। अब क्या हुआ, हमने इस लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया मूवमेंट के लिए, तो फ्रिक्शन यहाँ पे नीचे सरफेस के अलॉन्ग मिली Fs मैक्सिमम। अब इस केस में हमारे पास ये लिमिटिंग वाला केस है, मतलब बस मोशन बिल्कुल स्टार्ट होने वाला। अब जब भी मेरे पास ऐसे दो कंपोनेंट्स होते थे, मैं ऐसे यहाँ पे रिजल्टेंट ले सकती थी इन दोनों का। यस मैम। तो ऐसे ही यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन था n,
और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था ये वाला, हमने क्या किया, इनका रिजल्टेंट लिया R, ये रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है इस नॉर्मल रिएक्शन से, उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो यहाँ पे ये अल्फा है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल है which is made by the resultant of normal reaction and limiting friction with normal reaction। जो नॉर्मल और लिमिटिंग का रिजल्टेंट एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, वही हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये क्लियर हुआ सबको? मैम एक बार रिपीट करना। देखो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस थे, लिमिटिंग वाला और नॉर्मल रिएक्शन वाला। इन दोनों का हमने रिजल्टेंट बना दिया पैरेललोग्राम लॉ से, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में यहाँ पे आया R। अब ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, वो जो एंगल बना रहा है इस ऊपर वाले के साथ, मतलब नॉर्मल के साथ, उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ दिव्यांशी? यस मैम। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास जब भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बनाते थे क्या करते थे, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड करते थे। यस Yes, मैम। तो यहाँ पे n का स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्सिमम, मैंने ये कर दिया। अब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, और मेरे को ये पता है कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन, यस मैम। तो ये वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ अगर मेरे को रिजल्टेंट निकाल। अब इसके अलावा अगर मेरे को बताने अल्फा क्या है, तो ये ट्राइंगल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एंगल अल्फा, तो सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, यस मैम। और ये वाला होगा बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये तो फ्रिक्शन के पैरेलल है, यस मैम। तो मैं अगर tan अल्फा लिखूं जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर के पैरेलल है ये फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम, और बेस के पैरेलल क्या है, normal नॉर्मल रिएक्शन, बेस के पैरेलल नॉर्मल रिएक्शन। और मेरे को पता है जो फ्रिक्शन है वो म्यू एन होता है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं फिर। यस मैम। Yes, ma'am. ये एन से एन कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल्स टू tan अल्फा आ गया, एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ से। अगर हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका tan इनवर्स ले लेते हैं, और अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट ले लेंगे। क्लियर हुआ ये सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब एक और फॉर्मूला आता है अभी हमारे पास यहाँ पे, एंगल ऑफ रिपोज, उसको समझते हैं। हमारे पास एक प्लेन सरफेस था, उसको हमने क्या करा, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, पर क्या इस पे से अभी ये ब्लॉक गिरा है? नो मैम। नहीं। अब क्या करते, इसको थोड़ा और उठा दे, थोड़ा सा और उठाते, ब्लॉक गिर गया नीचे। यस मैम। तो वो पर्टिकुलर एंगल जिस पे ब्लॉक गिरना शुरू हो जाए उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब वो एंगल जिससे एक सरफेस इंक्लाइंड है, ताकि हम अगर इसके ऊपर कुछ भी रखें वो स्लाइड करना शुरू हो जाए। शुरू होने का मतलब है, मान लो मैंने 1 डिग्री पे रखा, नहीं हुआ, 2 पे रखा नहीं हुआ, 3 पे रखा नहीं हुआ, 4 पे रखा नहीं, पर अगर मेरे पास 5 डिग्री पे रखते वो स्लाइड करने लग गया, तो 5 मेरे पास एंगल ऑफ रिपोज है। अगर 10 डिग्री में पूछूं तो प्लेस स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? करेगा मैम। करेगा मैम। क्योंकि वो और ज्यादा मैं ऊपर कर रही हूँ, फिर तो 100% करेगा। पर वो एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज नहीं होगा। एंगल ऑफ रिपोज वो होगा जिसपे स्लाइड करना स्टार्ट होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि 15 डिग्री पे इट स्टार्ट्स टू स्लाइड एंड हमें बताना है कुछ भी वैल्यू एट 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिपोज अगर कहीं यूज हो रहा है तो उसके लिए हम 15 ही यूज करें। ये क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे इसको समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक है और उसका वेट डाउनवर्ड ऐसे mg, और यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन है,
और ये एंगल था थीटा। तो अब क्या करते हैं, मेरे पास ये mg, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। यहाँ वाला थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये वाला mg sin थीटा हो जाएगा। यस मैम। अब ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स के दो फॉर्मूले थे। सबसे पहला था म्यू इंटू एन, यही था। यस मैम। यस मैम। अब इस केस में एन की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? किसकी मैम? नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू क्या होगी? कोई भी गेस कर दो। tan थीटा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू tan थीटा कैसे आ गया? क्या ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव करता है कभी, कि ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है ये ऐसे ऐसे मूव करेगा? नो मैम। तो मतलब टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होना चाहिए? 0। 0। तो y में n लग रहा है पॉजिटिव साइड और mg cos थीटा लग रहा है नेगेटिव साइड। यहां से मैं लिख सकती हूँ n इक्वल्स टू mg cos थीटा। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया म्यू mg cos थीटा। अब अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था इस फोर्स से, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। और ये केस है जब जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब लिमिटिंग वाला केस है जिसमें बस स्लाइड करना शुरू होता है। यस मैम। तो अगर हम बात करें लिमिटिंग वाले केस की, तो उसमें तो जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही हमारे पास फ्रिक्शन होता है, ऐसे ही होता है। यस मैम। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक है उसको नीचे खींचने वाला फोर्स है mg sin थीटा, मतलब mg sin थीटा अप्लाई हुआ और यही हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू थी। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। अब मेरे पास एक फॉर्मूला फ्रिक्शन का ये आ गया और एक फर्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं कि म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा। mg से mg कैंसिल हो गया, म्यू किसके बराबर आएगा? साइन tan थीटा। tan थीटा के। और ये लिख सकती हूँ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। यस। और लास्ट पेज पे मेरे पास आया था म्यू इक्वल्स टू tan अल्फा, और अल्फा था tan इनवर्स म्यू। तो इसका मतलब मेरे पास इन दोनों से आ सकता है कि म्यू tan थीटा भी है, म्यू tan अल्फा भी है। तो ये लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। यस मैम। तो हमारे पास क्या हुआ, जो टेंजेंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का और टेंजेंट है एंगल ऑफ रिपोज का, वो दोनों बराबर होते हैं। और इन दोनों ही केस में हमें लिमिटिंग वाला केस लिया है, तो म्यू स्टैटिक वाला होगा या काइनेटिक वाला? Stat. स्टैटिक वाला। बस ध्यान रखना है अल्फा तो हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो रिजल्टेंट बना है, पर थीटा वो एंगल होना चाहिए जिसपे स्लाइड होना बिल्कुल स्टार्ट हो जाए। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। No, ma'am. अब हमारे पास यहाँ पे for the given arrangement find the value of mass m1 for which the system remains in equilibrium। हमें m1 पे वैल्यू बतानी है क्या होगी ताकि पूरा इक्विलिब्रियम, ना तो कुछ नीचे जाए ना ऊपर जाए। इक्विलिब्रियम में टोटल फोर्सेस कितने होते हैं? 0। 0 होते हैं। तो मैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम देती हूँ m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना कि इनके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे, फिर मैं आप लोगों से पूछूं।
बना लिया है सब लोगों ने? यस मैम। ठीक है, तो M1 से स्टार्ट करते हैं। M1 पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। M1G और रिएक्शन, ये कह रहे हो? यस मैम। यस मैम। इसके अलावा मैम टी टेंशन जो दूसरा उसकी तरफ कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, राइट में लेफ्ट? टेंशन राइट में। राइट में। और कोई लग रहा है? मैम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले M1 ब्लॉक में ये ब्लॉक कोशिश करेगा मैं रस्सी को पीछे खींचूं, तो रस्सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगा रही है। और इक्विलिब्रियम का केस है, तो हमारे पास ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अब M2 की बात करते हैं, तो M2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? MG और रिएक्शन। टेंशन। M2G। रिएक्शन कहाँ पे लग रहा है? नहीं लगेगा। रिएक्शन नहीं लगेगा, ध्यान रखो रिएक्शन के लिए नीचे सरफेस होना बहुत जरूरी है। टेंशन। टेंशन, क्योंकि ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा रस्सी को, तो टेंशन ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो, इक्विलिब्रियम का केस है, मतलब टोटल फोर्स 0, और हमें क्वेश्चन में M1 दे रखा है, M2 भी दे रखा है, म्यू भी दे रखा है। आंसर में हम वो सारे वेरिएबल्स लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, म्यू, M1, M2, पर वो सब वेरिएबल जैसे फ्रिक्शन, टेंशन, क्या वो क्वेश्चन में दे रखे हैं? नो मैम। तो हमारे आंसर में वो वेरिएबल्स नहीं आने चाहिए। अगर वो वेरिएबल्स आ रहे हैं मतलब आपने पूरा सॉल्व नहीं करा है, कुछ ना कुछ पार्ट मिस हो, तब सबको बस बैलेंस करना है। 1 मिनट का टाइम देते हो, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्राई करो, क्या आप सॉल्व कर सकते हो कि M1 की वैल्यू क्या होगी M2 और म्यू की टर्म्स? क्वेश्चन क्लियर है ना सबको, क्या करना है? यस मैम। M1 म्यू और M2 में एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला बनाना है, क्या है? ट्राई किया सब लोगों ने? सेकेंड वाले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पे टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना होना चाहिए? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक है। यस मैम। यस मैम। टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 होना चाहिए। अब इनमें से पॉजिटिव वाला कौन सा है? टेंशन। टेंशन। मतलब पॉजिटिव का 10 प्लस माइनस का M2G इक्वल टू 0, तो टेंशन इक्वल टू M2G आ गया। यस मैम। यस मैम। अब फर्स्ट वाली फिगर देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें फिर से वाई डायरेक्शन की, तो प्लस का M प्लस माइनस का M1G इक्वल टू 0, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी? M1G। यस मैम। यस मैम। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू इनटू एन होता है। यस मैम। यस मैम। तो एक चीज तो मेरे पास याद है, म्यू इनटू एन। दूसरी चीज एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 होना था। यस मैम। यस मैम। मतलब अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो प्लस का 10 और माइनस का Fs इक्वल टू 0, मतलब टेंशन इक्वल टू Fs आया। यस मैम। टेंशन स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है?
नो मैम। No, ma'am. और हमें पता है फ्रिक्शन म्यू इंटू एन के बराबर है और एन m1g के बराबर है, ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम। और हमें पता है टेंशन इस m2g के भी तो बराबर है, जो ऑलरेडी आया था। दो ऑब्जेक्ट से एक रस्सी से बंधे हुए, दोनों में सेम टेंशन होती है। यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पे भी T, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो यहाँ पे मेरे पास आया कि म्यू m1g इक्वल्स टू m2g, g से g कैंसिल हो गया, तो m1 की क्या वैल्यू आ गई, m2 अपॉन म्यू। ये वैल्यू आई है सबकी। यस मैम। किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बता दो। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन बताना है। और दे रखा है कि इस F2 की दो वैल्यूज लेनी है, एक बार 25 एक बार 50। ये F1 दोनों केस में लग रहा है फिक्स है 20 न्यूटन और ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। म्यू के और म्यू एस दोनों का मतलब क्या है, काइनेटिक और स्टैटिक। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और स्टैटिक। आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्टैटिक वाला ज्यादा है ना काइनेटिक से। यस मैम। ओके, बोलो हरज्ञान। हरज्ञान अब आवाज आ रही है आपको। और किसी को भी प्रॉब्लम है आवाज आने में। नो मैम। आप लोग की आवाज शायद जा रही होगी हरज्ञान को, मेरी आप लोग बोल के बता सकते हो ना कि शी कैन स्पीक। तो हमारे पास दो फोर्सेस दे रखे हैं 25 और 50। अब हमें कैसे पता चलेगा म्यू के यूज करना है या म्यू एस। म्यू एस कब तक यूज होता है, जो स्टैटिक वाला है वो कब तक यूज होता जब तक रुका हुआ है वो। है, जब तक रुका हुआ हो। एक सेकेंड, यही वाला कह रहे हो आप हर ज्ञान। एक बार रिपीट कर देती हूँ वाला। इसमें हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स थे m1 और m2 और इन दोनों के बीच में हमारे पास इक्विलिब्रियम केस था। हमें फॉर्मूला बनाना था m1 m2 और म्यू का। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने सारे फोर्सेस बना दिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। जैसे m2 पे नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण m2g लग रहा है और ऊपर की तरफ ये टेंशन लग रही थी। सिमिलरली फर्स्ट वाले में नीचे की तरफ m1g लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्थ। अब ये जो m1 ब्लॉक की रस्सी को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, तो टेंशन यहाँ पे लग रही थी और यहाँ पे मोशन इस साइड हो सकता था इस टेंशन के कारण, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा। फिर हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम केस था तो सारे फोर्सेस जीरो होने, मतलब टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जीरो होने। वहां से कंडीशंस बनाइए बस कि यहाँ पे वाई डायरेक्शन की बात करी तो टी इक्वल्स टू m2g आया, एक्स तो है ही नहीं इसमें। इस वाले में अगर हमने वाई की बात करी तो n इक्वल्स टू m1g आया और अगर हमने x की बात करी तो टेंशन इक्वल्स टू एफ आया और f म्यू n के बराबर है और n m1g के बराबर था और हमारे पास टेंशन के ऑलरेडी एक वैल्यू थी m2g, तो बस उसको सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। हर ज्ञान अब क्लियर है आपको। ओके सिल्की। अब इस क्वेश्चन में मैं पूछ रही थी आप लोगों से कि हमारे पास कैसे पता चलेगा स्टैटिक है या काइनेटिक है। तो मैंने बताया था कि जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब हमारा फोर्स उसकी लिमिट से कम है ना,
यस मैम। मैम तो जब तक हमारे पास जितनी लिमिट है, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें 4 न्यूटन की लिमिट ली, जब तक 4 से कम दे रहे थे तो हमारे पास स्टैटिक वाला फ्रिक्शन लग रहा था, और जैसे ही 4 पे पहुंच गए वो मोशन स्टार्ट हो गया। याद आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले लिमिट निकालते हैं कि लिमिट कितनी। तो हमारे पास ये 10 केजी वाला ब्लॉक, लिमिट केस मतलब स्टैटिक वाला फ्रिक्शन निकालना है हमें, और हमें पता है फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू एन। जब स्टैटिक केस है मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से वैल्यू को एडजस्ट करता है, 0 1 2 जो भी वैल्यू है। तो हम पहले क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को गायब कर देते हैं और देखते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है। वो तो म्यू इनटू एन से आएगा, यस मैम। Yes, म्यू ma'am. स्टैटिक इनटू एन। अब अगर कोई भी फोर्स नहीं है एक्स्ट्रा, तो इसका डाउनवर्ड वेट mg जो 100 हो जाएगा यहाँ पे 10 kg, और अपवर्ड रिएक्शन नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू 100 आ गई। 100 100, ये नीचे वाला 100 ऊपर वाला। नीचे वाला। नीचे वाला. मास 10 kg है, 10 इंटू जी, यस मैम। तो नॉर्मल की वैल्यू 100 आ गई। और हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है 0.5, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे 0.5 इंटू 100, हमारे पास 50 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। No, ma'am. तो 50 न्यूटन हमारे पास वो लिमिट आ गई है कि अगर 50 से कम है तो ऑब्जेक्ट स्टैटिक में रहेगा, और अगर 50 लगा रहे हैं या 50 से ज्यादा लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा मूव करने लग जाएगा। तो हमें ये देखना है कि हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, उसके हिसाब से केसेस बदलेंगे। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसको रिजॉल्व करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था मेरे पास 10 kg वाला, उसके ऊपर बाकी सब तो ऑलरेडी बने हुए हैं फोर्सेस। mg डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा F1 लग ही रहा था 20 न्यूटन। बस ये जो F2 है इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 53 डिग्री, इस डायरेक्शन में एक F2, सॉरी, हमारे पास इस डायरेक्शन में एक F2 cos 53 आएगा, और एक ऊपर वाली में F2 sin 53। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. और 53 के लिए मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ। अगर एंगल 53 होता है तो परपेंडिकुलर 4 होता है, हाइपोटेन्यूज 5 और बेस 3। इससे हमें कैलकुलेट करना है sin 53 cos 53। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो कल क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सब एक बार ट्राई जरूर करके आ, ठीक है? कि अप्लाइड, अब मैं आपसे आते ही ये पूछूंगी कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिट से कम है या लिमिट से ज्यादा है या लिमिट के बराबर, ये कर सकते हो? यस मैम। बस आपको टोटल अप्लाइड फोर्स निकालना कि एक्स एक्सिस में जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा। फिर जो आपको एक असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो वाला डाउट वाला, वो भी ले लेंगे, क्योंकि कल आई थिंक लास्ट क्लास होगी आपकी मेरे साथ, फिर तो आपकी एग्जाम्स है तो ऑफ हो जाएगा। तो और यस किसी मैम। को कोई डाउट हो तो कर ले आप, ठीक है? अभी अभी कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.